दोस्तों, क्या तेजस मार्क 1 का सबसे बड़ा चैलेंज अभी इंजन डिपेंडेंसी बन चुका है? क्या भारत सेमीकंडक्टर और रडार टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिलायंट हो चुका है? और क्या श्रीलंका में देखा गया इंडियन रडार आज भी ऑपरेशनल है? आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत के तेजस मार्क 1 प्रोग्राम की तरफ से है। दोस्तों, अभी तेजस मार्क 1 प्रोग्राम को लेकर एक बहुत ही चिंताजनक बात सामने आई है, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन की डिलीवरी को लेकर अनसर्टेनिटी देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च 2026 तक जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस की तरफ से 5 एडिशनल F404 IN20 सीरीज के इंजन्स को HAL को डिलीवर किया जाने वाला था, लेकिन अभी तक इन पर कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन सामने नहीं आया है और HAL की तरफ से भी कोई क्लियर स्टेटमेंट इशू नहीं किया गया है। अब अगर थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझें तो दिसंबर 2025 तक जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से सिर्फ 5 इंजन्स को HAL को डिलीवर किया गया था और उसके बाद ये प्लान था कि 2026 के पहले क्वार्टर में 5 और इंजन को HAL को डिलीवर किया जाएगा, जो कि कुल मिलाकर 10 इंजन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अभी जो डिले देखने को मिल रहा है उसने तेजस मार्क 1 की प्रोडक्शन टाइमलाइन पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालना स्टार्ट कर दिया है। HAL के डाटा के हिसाब से अभी 5 तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट कंप्लीटली डिलीवरी के लिए तैयार हो चुके हैं, जिसमें इंजन इंस्टॉल हो चुका है। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि अभी असेंबली लाइन पर लगभग 9 और एयरक्राफ्ट रेडी होकर भी इंजन का वेट कर रहे हैं और इसके अलावा 15 से 20 के आसपास और एयरफ्रेम असेंबली लाइन पे मौजूद है, जो कि इंजन्स के बिना आगे प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। यानी सिंपल भाषा में समझे तो अभी सबसे बड़ा बॉटलनेक एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन नहीं बल्कि इंजन सप्लाई चेन बन चुका है। HAL की तरफ से पहले टारगेट रखा गया था कि मार्च 2026 तक लगभग 24 तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट को रोल आउट कर दिया जाएगा, लेकिन अभी जिस तरीके से इंजन सप्लाई स्लो चल रहा है उस टारगेट को अचीव करना अभी काफी मुश्किल लग रहा है। अब अगर फ्यूचर प्लान के बारे में बात करें तो HAL के चेयरमैन DK सुनील के मुताबिक जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से अभी एक रैंप अप प्लान दिया गया, जिसमें फाइनेंशियल ईयर 2026 और 27 में लगभग 24 इंजन को भारत को डिलीवर किया जाने वाला और फिर 2027 और 2028 के बीच इस नंबर को बढ़ाकर 30 इंजन के आसपास किया जाने वाला है। इसके अलावा नवंबर 2025 में एक और बड़ा ऑर्डर भी साइन किया गया था, जिसमें 113 एडिशनल जनरल इलेक्ट्रिक 404 सीरीज के इंजन को खरीदा गया, जिसकी डिलीवरी 2027 के आसपास स्टार्ट होकर 2032 तक कंटिन्यू रहने वाली। लेकिन दोस्तों, ग्राउंड रियलिटी ये है कि अभी तक जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से अपनी सप्लाई चेन को स्टेबलाइज नहीं किया गया और इसी वजह से तेजस मार्क 1 की डिलीवरी टाइमलाइन डिले हो रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक इनिशियल डिले का रीजन जनरल इलेक्ट्रिक के प्रोडक्शन लाइन एडजस्टमेंट थे, लेकिन अभी भी मार्च 2026 का टारगेट मिस होना ये शो करता है कि अब जो डिले हो रहा है ये HAL की वजह से नहीं हो रहा है बल्कि जनरल इलेक्ट्रिक की वजह से हो रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों, एक चीज यहाँ पर क्लियर है कि तेजस मार्क 1 प्रोग्राम का सबसे बड़ा चैलेंज अभी इंजन डिपेंडेंसी बन चुका है और जब तक इंजन सप्लाई स्टेबल नहीं होगा तब तक भारत का इंडिजिनस फाइटर जेट प्रोडक्शन भी स्लो ही रहने वाला है। यानी एक तरीके से अभी तेजस का फ्यूचर भारत नहीं बल्कि यूनाइटेड स्टेट के कंट्रोल में रहने वाला है, क्योंकि अगर वो इंजन का सप्लाई रोक देते हैं तो भारत का पूरा तेजस फ्लीट ग्राउंडेड रहने वाला है। या अभी यूनाइटेड स्टेट ये डिसाइड करने वाला है कि भारत को साल में कितने इंजन सप्लाई किए जाने वाले हैं और भारत को साल में कितने तेजस को मैन्युफैक्चर करना चाहिए। ये सारा कंट्रोल अभी यूनाइटेड स्टेट के पास ही रहने वाला है और जब तक हमारी खुद के इंजन को डेवलप नहीं करेंगे हमारा तेजस का पूरा कंट्रोल यूनाइटेड स्टेट के हाथ में रहने वाला है। अगला अपडेट भारत के Su-30M के अपग्रेड प्रोग्राम और इंडिजिनस सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी की तरफ से है। दोस्तों, अभी भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए एक बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आया है, जहां पर एक इंडियन स्टार्टअप कंपनी की तरफ से बनाए गए चिप्स को फाइटर जेट के AESA रडार में इस्तेमाल करने के लिए क्लियरेंस मिल चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फर्मियन IC डिजाइन नाम की एक इंडियन सेमीकंडक्टर स्टार्टअप की चिप्स को Su-30M के नेक्स्ट जनरेशन AESA रडार के लिए अप्रूव किया गया, जिसे आमतौर पर विरूपक्ष रडार कहा जाने वाला है। आसान भाषा में समझे तो अभी ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत के खुद के डिजाइन किए गए सेमीकंडक्टर चिप्स को एक फ्रंटलाइन फाइटर एयरक्राफ्ट के एडवांस रडार सिस्टम में इस्तेमाल किया जाने वाला है, जो कि सेल्फ रिलायंस के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन माना जा रहा है। कंपनी के फाउंडर के मुताबिक इन चिप्स को रिगोरियस टेस्टिंग के थ्रू पास किया गया है और ये सिर्फ क्वालिफाई नहीं हुए हैं बल्कि ग्लोबल बेंचमार्क परफॉर्मेंस को मैच भी कर रहे और एक्सीड भी कर रहे हैं। अब अगर रडार की कैपेबिलिटी की बात करें तो विरूपक्ष AESA रडार में लगभग 2400 के आसपास TR मॉडल मौजूद होने वाले हैं, जो इसे अपने कैटेगरी में सबसे पावरफुल फाइटर जेट रडार बनाने वाला है।
और सबसे खास बात यह कि रडार गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होने वाला है, जो पुराने गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड एएसआर रडार के मुकाबले ज़्यादा पावर आउटपुट, बेहतर एफिशिएंसी और ज़्यादा डिटेक्शन रेंज को प्रोवाइड करने वाला है। अब एएसआर रडार का पूरा सिस्टम एडवांस सेमीकंडक्टर चिप के ऊपर डिपेंड करता है, चाहे वो सिग्नल जनरेशन हो जाए, एम्पलीफिकेशन हो जाए या बीम स्टीयरिंग हो जाए। इस वजह से किसी भी देश के लिए इन चिप्स को डिजाइन करना या खुद डेवलप करना काफी जरूरी होता है। और यहीं पर भारत ने अभी एक मेजर ब्रेक थ्रू हासिल किया है, क्योंकि अभी हम ग्रेजुअली इस क्रिटिकल सप्लाई चेन में अपनी पकड़ को मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये डेवलपमेंट अभी और भी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर सप्लाई पर डिपेंडेंसी एक बहुत ही बड़ा रिस्क माना जा रहा था, और अगर किसी भी वक्त एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन लग जाते तो इसका इम्पैक्ट पूरा प्रोग्राम के ऊपर पड़ सकता था। लेकिन अभी इंडिजिनस चिप्स के इंटीग्रेशन के साथ भारत इस रिस्क को बाईपास करने वाला है। कुल मिलाकर दोस्तों एक चीज यहाँ पर क्लियर है कि भारत अभी सिर्फ प्लेटफॉर्म डेवलप नहीं कर रहा है, बल्कि इनके कोर टेक्नोलॉजी जैसे कि सेमीकंडक्टर और रडार सिस्टम में भी सेल्फ लैंड बनने की तरफ फास्ट पेस में आगे बढ़ रहा है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी के स्वार्म वॉरफेयर प्रोग्राम की तरफ से। दोस्तों अभी इंडियन आर्मी की तरफ से एक नई टेंडर को इशू किया गया, जिसमें मल्टी बैरल स्वार्म लॉन्चर सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश किया जाने वाला है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो अभी आर्मी ट्रेडिशनल सिंगल मिसाइल स्ट्राइक से हटकर सैचुरेशन बेस्ड वॉरफेयर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जहां पर एक साथ बहुत सारे ड्रोन या मिनी मिसाइल्स को लॉन्च करके दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम को सैचुरेट किया जाने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक व्हीकल माउंटेड लॉन्चर होने वाले हैं, जो कि एक बार में 24 से लेकर 40 के आसपास मुनिशन को लॉन्च करने वाले हैं, यानी एक स्वार्म अटैक क्रिएट करने वाले हैं जिसमें मल्टीपल टारगेट को एक साथ अटैक किया जाने वाला है। इस सिस्टम की सबसे खास बात इसका मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग इंटीग्रेशन सिस्टम होने वाला है, यानी लॉन्च होने के बाद स्वार्म को Su-30M के जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट या ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन से रियल टाइम में कंट्रोल करना या रिटास्क करना पॉसिबल होने वाला है। इसका एक और इम्पोर्टेंट फीचर इसका हाइब्रिड नेचर होने वाला है, यानी ये सिस्टम लॉटरिंग मुनिशन के साथ साथ मिनी इंटरसेप्टर मिसाइल के तौर पर भी काम कर सकते हैं, जिसे ऑफेंसिव स्ट्राइक के साथ साथ काउंटर ड्रोन रोल में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इन सिस्टम का रीलोडिंग कैपेबिलिटी भी काफी फास्ट होने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनको लगभग 15 मिनट के अंदर दूसरी साल्वो लॉन्च करने के लिए रेडी किया जा सकता है, जो कि हाई इंटेंसिटी कॉम्बैट में कंटिन्यूअस अटैक कैपेबिलिटी देने वाले हैं। सर्वाइबिलिटी के लिए इन सिस्टम में लो थर्मल और एक्यूस्टिक सिग्नेचर रखा जाने वाला है, जिससे दुश्मन इनको आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, और कम्युनिकेशन के लिए इसमें एंटी जैमिंग और फ्रीक्वेंसी हॉपिंग फीचर दिया जाने वाला है। दोस्तों इस प्रोग्राम का सबसे बड़ा रीजन कॉस्ट वॉरफेयर होने वाला है, जहां पर सस्ते ड्रोन की मदद से दुश्मन की महंगे एयर डिफेंस मिसाइल को इस्तेमाल करने पर मजबूर किया जाने वाला है, और सस्ते ड्रोन का इस्तेमाल करके दुश्मन की महंगे सिस्टम को नष्ट किया जाने वाला है। कुल मिलाकर दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर क्लियर है कि इंडियन आर्मी की तरफ से अभी फ्यूचर वॉरफेयर के लिए अपनी स्ट्रेटेजी को रैपिडली अपग्रेड किया जा रहा है, और स्वार्म ड्रोन वॉरफेयर इसका मेजर हिस्सा बनने वाला है। अगला अपडेट भारत के इंदिरा 2 रडार सिस्टम की तरफ से है। दोस्तों अभी श्रीलंका के एक मिलिट्री परेड में एक इंडियन ओरिजिन लो फ्लाइंग डिटेक्शन रडार यानी कि इंदिरा 2 को स्पॉट किया गया, जिसको लेके अभी डिफेंस सर्कल में काफी सारे क्वेश्चन सामने आ रहे हैं। अब ये रडार सिस्टम काफी पुराना होने के बावजूद भी अभी तक एक्टिव सर्विस में इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि इसकी रिलायबिलिटी और इसकी स्ट्रॉन्ग डिजाइन को क्लियरली शोकेस करता है। अगर थोड़ा इसकी बैकग्राउंड के बारे में समझे तो इंदिरा रडार फैमिली को DRDO की तरफ से डेवलप किया गया था, जिसका मेन रोल लो अल्टीट्यूड पर उड़ने वाले एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करना होता है, क्योंकि नॉर्मल लॉन्ग रेंज रडार को टेरेन और क्लटर की वजह से लो फ्लाइंग टारगेट्स को डिटेक्ट करने में दिक्कत होता है। श्रीलंका के कॉन्टेक्स्ट में इसका रोल और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि LTT के एयरविंग की तरफ से लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करके तब इनके ऊपर हमला किया जा रहा था, और उन्हें डिटेक्ट करना बड़ा चैलेंज बन चुका था। तब इंदिरा रडार ने उनको काउंटर करने में श्रीलंका को काफ़ी मदद किया था। अब अगर इस सिस्टम की कैपेबिलिटी की बात करें तो इंदिरा रडार एक मोबाइल 2D डॉपलर रडार है, जो कि स्पेशली लो लेवल सर्वेलेंस के लिए डेवलप किया गया था। इसका डिजाइन काफ़ी फ्लेक्सिबल रहा है, ये रोड, रेल या फिर एयर के थ्रू इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, और जनरली फील्ड व्हीकल पर इसको माउंट किया जा सकता है, जिस वजह से इसको क्विकली कहीं पर भी डिप्लॉय या फिर रीडिप्लॉय किया जा सकता है। यानी बैटल फील्ड में जहां कवरेज गैप होता है वहां इसको गैप फिलर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, और इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। टेक्निकली भी ये रडार काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें मैकेनिकली स्कैनिंग एंटेना का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो कि क्लटर एनवायरनमेंट में बेहतर टारगेट डिटेक्शन प्रोवाइड कर रहा था। इसके अलावा इसमें डुअल पोलराइजेशन और IFF सिस्टम भी मौजूद था, जिस वजह से ये टारगेट को डिटेक्ट करने के साथ साथ दोस्त और दुश्मन में पता लगा सकता था। इसका एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका सिंपल और रिलायबल डिजाइन भी था। ये एक क्लासिकल पल्स डॉपलर रडार था, जिसको मेंटेन करना रिलेटिवली काफी आसान था, और इसी वजह से इतने सालों के बाद भी आज भी ऑपरेशनल कंडीशन में मौजूद है।
कुल मिलाकर दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर क्लियर है कि भारत के पुराने डिफेंस सिस्टम भी इतने कैपेबल हैं कि वो डेकेड के बाद भी आज इंटरनेशनल लेवल पर रिलेवेंट बने हुए हैं और ये आगे चल के भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट मार्केट के लिए पॉजिटिव पॉइंट होने वाली है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।